आज अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं कैपिटल रिसीट्स। गवर्नमेंट बजट चल रहा है, कैपिटल रिसीट्स पर अपन आज बिगिन करेंगे। तो कैपिटल रिसीट्स होती है, ठीक है। इसके अंदर टू कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाए, एनी वन, मतलब अगर इन दो कंडीशन है उसमें से कोई एक भी अगर फुलफिल हो जाती है ना, तो उसको कैपिटल रिसीट मान लेते हैं। क्या बोल रहा है? एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती है, इफ सेटिस्फाइड, अपन क्या मान लेंगे? कैपिटल रिसीट हो गई, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन होती है, बोल रहा है कि जो रिसीट है, द रिसीट मस्ट क्रिएट अ लाइबिलिटी। अगर अपने को कोई पैसा रिसीव हो रहा है तो उससे अगर कोई लाइबिलिटी जनरेट हो रही है अगर, तो उसको अपन क्या मान लेंगे कि कैपिटल रिसीट हो गया, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है इसका? अपन उधार लेते हैं, गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट अगर बोरोइंग्स करती है, गवर्नमेंट अगर बोरोइंग्स करती है तो बोरोइंग्स को अपन क्या मानते हैं? कैपिटल रिसीट मानते हैं। बोरोइंग का पैसा उधार लेना, बोरोइंग क्या होता है? उधार लेना। अगर गवर्नमेंट उधार लेती है तो क्या होता है? पैसा आता है, ठीक है, पैसा आ रहा है तो वो क्या हो रही है? रिसीट हो रही है। रिसीट का मतलब होता है पैसा रिसीव करना। पैसा तो रिसीव हो रहा है, लेकिन उधार अगर आप लेते तो उसको फ्यूचर में चुकाना भी पड़ता है। और अगर ऐसी कोई चीज जिसको फ्यूचर में चुकाना पड़े तो उससे क्या होती है? लाइबिलिटी जनरेट हो जाती है, ठीक है। बैलेंस शीट में अपन दिखाते ना लाइबिलिटी साइड में लोन्स, बस वही चीज है। गवर्नमेंट के लिए ये लोन है, लोन जो है बोरोइंग, वो रिसीट हो रही है। अभी तो पैसा मिल रहा है अपने को, उसको रिसीट मानेंगे। और वो कैपिटल नेचर की कब होगी? जब वो एक लाइबिलिटी क्रिएट करे। और यहाँ पे लोन की बात करें तो हमें पता है लोन को फ्यूचर में रीपे करना पड़ता है, और ऐसी कोई चीज जिसको फ्यूचर में रीपे करना पड़े वो एक लाइबिलिटी हो जाती है। तो पहली कंडीशन तो ये होगी। अब सेकेंड कंडीशन अपन पढ़ते हैं। सेकेंड कंडीशन बोल रहा है कि अगर इसकी वजह से ऐसी कोई रिसीट जिसकी वजह से असेट्स हमारी डिक्रीज हो जाए। अब बताओ ऐसी कौन सी चीज होगी जिससे असेट डिक्रीज हो जाए? हम लोग बोलते हैं बैलेंस शीट की बात करते हैं। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स दिखाते हैं असेट साइड में, ठीक है। और मैंने इन्वेस्टमेंट क्या कर रखा है, गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में या किसी में भी, कोई भी ऐसे अंडरटेकिंग में क्या कर रखे हैं? शेयर्स इन्वेस्ट कर रखे हैं, ठीक है। इसके शेयर्स खरीद रखे हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, शेयर्स इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। अब क्या हो रहा है ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो शेयर्स उसने खरीद रखे हैं उसको बेच रही है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को बेच रही है। अब कोई भी चीज अगर आप बेचो तो उससे क्या होता है? पैसा रिसीव करते हो, आपको मनी रिसीव होता है। मनी रिसीव हो रहा है तो इसको अपन क्या बोलेंगे? रिसीट है। लेकिन ये कैपिटल रिसीट क्यों है? क्योंकि इसकी वजह से हमारी असेट्स डिक्रीज हो रही है। इन्वेस्टमेंट्स आपने जिन शेयर में, सपोज करो 1000 शेयर खरीद रखे हैं, उसमें से तुम 500 शेयर सेल कर रहे हो, तो 500 शेयर अगर बेच दोगे तो तुम्हारे 1000 में से सिर्फ 500 शेयर ही बचे हुए रह जाएंगे ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारी असेट्स जो है वो रिड्यूस हो गई। और ऐसी कोई रिसीट, ऐसी कोई भी रिसीट जिसकी वजह से अगर कोई असेट रिड्यूस होती है तो वो कैपिटल रिसीट हो जाता है। हमने दो बात पढ़ी, या तो असेट रिड्यूस हो जाए या लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाए। अगर ऐसा कोई भी चीज हो जाती है तो मतलब कोई ऐसी रिसीट की वजह से अगर या तो असेट डिक्रीज हो रही है या लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कैपिटल रिसीट है। समझ? सोर्सेस ऑफ कैपिटल रिसीट। अपन क्या बोलते हैं कि कब कब ऐसी कौन सी रिसीट्स है जिनको हम कैपिटल रिसीट्स बोलेंगे? उनके सोर्सेस क्या है, कहाँ से आ रही है पैसे, ऐसी कौन सी रिसीट्स है कहाँ से मिल रही है हम लोग को, वो देखो। पहला तो बोल रहा है बोरोइंग्स। अभी मैंने तुमको बताया था बोरिंग मतलब लोन्स जो गवर्नमेंट लेती है, ठीक है। बोरिंग बेसिकली होते क्या है? फंड्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, ये बोरिंग होती है। फंड्स ये लोग रेज करते हैं कहीं ना कहीं से टू मीट। क्यों हम लोग लोन क्यों उठाते हैं, हम उधार क्यों लेते हैं? टू मीट एक्सेस एक्सपेंडिचर। अभी हमारे पास जितना पैसा है उतने से तो जितना खर्चा निकल जा रहा है उतना तो बढ़िया है। अगर उतने खर्चे से ज्यादा हम खर्चे कर रहे हैं, एक्सेस एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें उधार लेने पड़ता है। जो उधार होता है उसको बोलते हैं बोरोइंग। कि हम किसके रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं? गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं।
तो अगर गवर्नमेंट एक्सेस एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए अगर कोई फंड्स रेज करती है तो उसको बोला जाता है बोरोइंग, और बोरोइंग क्या होता है, कैपिटल रिसीट होती है, ठीक है। और नॉर्मली गवर्नमेंट उधार लेती किससे है, या तो ओपन मार्केट से ले लेगी, किसी से भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लेगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले लेगी, या वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जो है उससे ले लेगी, किसी से भी ले सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से भी ले सकती है। तो ये सब क्या है, जहां से ये उधार ले रही है, उधार लेने से क्या हो रहा है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, और जैसे ही लाइबिलिटी क्रिएट होगी तो इन रिसीट्स को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है रिकवरी ऑफ लोन्स। देखो, बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में अपन जो लोन उठाते हैं, खुद लोन लेते हैं, वो तो हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाता है, इसलिए हम लाइबिलिटी साइड में उसको लोन की तरह दिखाते हैं। और अगर हम लोग किसी को लोन देते हैं तो वो हमारे लिए असेट हो जाता है। तो कैसे लिखेंगे, लोन टू ए, लोन टू बी, यानी कि हमने किसी को लोन दिया, वो फ्यूचर में हमें वापस मिलेगा, तो वो हमारे लिए असेट हो जाता है, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, रिकवरी ऑफ लोन। अगर तुम्हारी रिकवरी ऑफ लोन हो रही है, ठीक है, तुमने किसी को दे रखा है, और तुमने जब जब हम लोग लोन दे रखे होते हैं तो हमने क्या कर रखा होता है, असेट्स की तरह उसको शो कर रखा होता है, लोन टू ए। और जैसे ही इस लोन का पैसा हमें वापस मिल जाता है, हम रिकवर कर लेते हैं लोन दिया हुआ, तो क्या होता है, उससे मेरी असेट्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है। सपोज करो एक को 1 लाख रुपए दे रखी थी, ठीक है, उसने 80,000 रुपए मुझे रीपे कर दिया, मुझे रिकवर कर लिया मैंने उससे, यानी कि आप 20,000 ही बचे हुए जो मुझे उससे लेने। इससे क्या हुआ, मेरी जो असेट है वो रिड्यूस हो गई, पहले मैं 1 लाख दिखा रही थी, अब सिर्फ 20,000 दिखाऊंगी। तो ऐसी कोई रिसीट जिसकी वजह से क्या हो रहा है, असेट रिड्यूस हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, कैपिटल रिसीट हो जाएगी। अब थर्ड थर्ड पॉइंट क्या है, अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स क्या होती है, पहला पॉइंट अपन पढ़ रहे डिसइन्वेस्टमेंट, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल में बताया था कि अगर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब उसके शेयर एंड सिक्योरिटीज परचेज कर रखे हैं, ठीक है। और परचेज भी कैसे किया है, समझ लो मोर देन 50%। मोर देन 50% अगर किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट स्टेक लेके रखती है, इसका मतलब उसके पास ओनरशिप आ जाती है। और अगर ऐसे कोई शेयर्स है जिसे ओनरशिप भी मिल रही है, और गवर्नमेंट उसको क्या कर दे रही है, बेच दे रही है, सेल कर रही है, उससे क्या हो रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट खत्म हो रहा है। इन्वेस्टमेंट खत्म हो रहा है यानी कि इसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जैसे कि अपन ने पीछे चैप्टर में पढ़ा था ना कि अगर कमाई हो चाहे नहीं हो, इनकम हो चाहे नहीं हो, हम लोग मिनिमम कंजम्पशन करेंगे ही करेंगे। तो जब आपकी पैसे, अगर आपकी इनकम है 0 और आप उसके बाद भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो रहा है, आप डिस सेविंग कर रहे हो। उसको अपन क्या बोल रहे थे, डिस सेविंग बोल रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने इन्वेस्टमेंट कर रखा और उस इन्वेस्टमेंट को बेच रही हूँ। अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट को अपन बेच देते तो उसको बोलते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। और कोई भी चीज अगर अपन बेचते हैं तो अपने को पैसा रिसीव होता है, पैसा रिसीव हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, रिसीट बोलेंगे। लेकिन ऐसी रिसीट जिसकी वजह से मेरी असेट्स रिड्यूस हो रही है, असेट्स मतलब इन्वेस्टमेंट मेरी रिड्यूस हो रही है, रिड्यूस हो रही है ना, तो उसका मतलब क्या हो गया, ये कैपिटल नेचर की रिसीट हो गई। इसको क्या बोलेंगे, डिसइन्वेस्टमेंट को कैपिटल रिसीट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो उसका क्या है, अदर रिसीट्स का, स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स का मतलब क्या है, स्मॉल सेविंग्स रेफर्स टू फंड्स raised from the public। पब्लिक छोटी छोटी सेविंग्स करती है ना, तो सेविंग्स आके कहाँ, कहीं पे डिपॉजिट कराती है। और अब कहाँ पे करवा रही है, ऐसी जनरल पब्लिक जो कहाँ पे अपनी छोटी छोटी डिपॉजिट्स करा रही है, या तो कोई पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, या फिर कोई NSC खरीद रही है पब्लिक, या फिर कोई किसान विकास KVP होता है वो खरीद रही है। तो ये हो क्या रहा है, ये सब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज है। अगर इनमें अगर पब्लिक आके इन्वेस्ट कर रही है, उनके छोटे छोटे सेविंग्स को यहाँ लगा रही है, तो उससे क्या हो रहा है, इनको कैपिटल रिसीट माना जाएगा। अगर आप कहीं पे जाके पैसा डिपॉजिट कराते हो तो वो पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा दोबारा, आपको मिले। अपन इन्वेस्टमेंट कराते तो अपन को क्या मिलता है कि जब मेच्योरिटी हो जाती है तो वो मेच्योरिटी पे अपने को इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों अमाउंट मिल जाता होता है ना। तो सिमिलरली अगर गवर्नमेंट के पास आप जाके इन सब चीजों में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, लगा रहे हो, तो गवर्नमेंट के लिए क्या हो जाएगी, हमारी स्मॉल सेविंग्स गवर्नमेंट को रिफंड करनी पड़ेगी आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम।
वो क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट हो जाएगा। अभी तो गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, हम सेविंग्स कर रहे हैं, वहां जाके डिपॉजिट करा रहे हैं, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, ठीक है। और जब मेच्योरिटी पे रीपे करना पड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा, उसकी वजह से हमारे गवर्नमेंट की, अब रीपे करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी खड़ी हो रही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कैपिटल रिसीट। ऐसी रिसीट जिसकी वजह से लाइबिलिटी इंक्रीज होती है या असेट रिड्यूस होती है, वो सब क्या होती है, कैपिटल रिसीट। अपन ने रेवेन्यू रिसीट्स कल पढ़ा था लास्ट क्लास में, और आज कैपिटल रिसीट्स पढ़ा है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट, अब कैपिटल रिसीट में अपन ने क्या पढ़ा कि लाइबिलिटी इंक्रीज, और ऐसी रिसीट जिससे लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और असेट्स रिड्यूस हो रही है, उसको कैपिटल रिसीट बोलते हैं। और ऐसी रिसीट जिसकी वजह से ना तो कोई लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है और ना कोई असेट्स रिड्यूस हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। ऐसी रिसीट जिससे ना तो लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है ना असेट्स रिड्यूस हो रही है, उसको रेवेन्यू रिसीट बोलते हैं। और जहां पे ऐसा हो रहा है वो कैपिटल रिसीट हो जाती है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट का डिफरेंशिएशन पढ़ना है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट अपने को पता है, रेवेन्यू रिसीट्स रेगुलर नेचर की होती है, रेगुलर और रेकरिंग नेचर की होती है, रोज होती है, जो गवर्नमेंट को अपना डेली खर्चा चलाने के लिए, डेली काम करने के लिए, ठीक है, कुछ ना रिसीट्स होती है उसको गवर्नमेंट को, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट्स। और रेगुलर और रेकरिंग नेचर की होती है, ये इरेगुलर होती है, कभी कभी हो रही है ना, एंड नॉन रेकरिंग नेचर की होती है, रोज रोज नहीं होती ऐसी रिसीट। रोज रोज गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज बेचती नहीं है, ठीक है, नॉन रिकरिंग बेसिस की होती है। और देयर इज नो फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न दी अमाउंट। अब यहाँ पे जो पैसा मिल रहा है ना, इससे जब कोई लाइबिलिटी इनकर ही नहीं हो रही, तो अपने को कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा कि मेरे को फ्यूचर जो रिसीट हम यहाँ कर रहे हैं रेवेन्यू नेचर की, उसको दोबारा रीपे करना है। क्यों, क्योंकि उससे कोई लाइबिलिटी इनकर नहीं हो रही कि मुझे फ्यूचर में उसको रीपे करना है, कोई उधार नहीं है, ठीक है। जैसे टैक्सेस, तो टैक्स रेवेन्यू रिसीट होती है, टैक्स जो होता है वो रेवेन्यू रिसीट होती है, गवर्नमेंट को अपन देते हैं और कभी क्वेश्चन नहीं करते कि आप किस लिए ले रहे हैं, आप ये पैसा कहाँ लगाएंगे, कुछ नहीं, हमें देना है तो देना है। तो ऐसी ऐसी रिसीट जिसकी वजह से कोई लाइबिलिटी फ्यूचर में इनकर नहीं हो रही है, ना कोई एसेट रिड्यूस हो रही है, तो बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, इन केस ऑफ सर्टेन कैपिटल रिसीट देयर इज फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट अलोंग विद इंटरेस्ट, जैसे कि लोन्स, फ्यूचर में हमें इनको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों चुकाना होता है, ठीक है। अब टैक्स रेवेन्यू का मैंने एग्जांपल दे दिया, रेवेन्यू रिसीट होती है, और बोरोइंग्स और डिसइन्वेस्टमेंट्स कैपिटल रिसीट होती है, एग्जांपल हो गया लोन, बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स। आई होप अब क्लियर हो गया होगा सबको। अब अपन बात कर रहे हैं बजट एक्सपेंडिचर की, खर्चों की बात करें। बजट में इनकम साइड की बात करी थी, बट बजट में रिसीट की बात करी थी। तो रिसीट दो तरह की अपन ने पढ़ ली, एक रेवेन्यू रिसीट होती है, कैपिटल रिसीट होती है। सिमिलरली अगर बजट के खर्चों की बात करें तो उसमें भी दो तरह के आते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। अब अगर अपन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को स्पेसिफिकली पढ़े अलग से, तो अपन को उसमें क्या समझ में आता है, इससे ऐसा खर्चा जिससे कोई असेट जनरेट नहीं हो रही है, असेट इंक्रीज नहीं हो रही है, और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, कैपिटल रिसीट के बारे में, पैसा आ रहा था तो उससे क्या हो रही थी, लाइबिलिटी इनकर हो रही थी और असेट रिड्यूस हो रही थी। या तो दोनों में से एक चीज हो सकता है, या तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी या तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही थी। अब अपन बात करें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ना तो उसकी वजह से इसका उल्टा, ना तो कोई असेट इंक्रीज हो रही है, ऐसा खर्चा करने से ना तो कोई असेट इंक्रीज हो रही है और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, उसको बोलेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन अगर कोई तुम ऐसा खर्चा कर रहे हो जिसकी वजह से असेट्स इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी भी रिड्यूस हो रही है, तो उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। मशीनरी परचेज करके आते हो, पेमेंट करते हो, पेमेंट को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और उस ऐसा खर्चा जिसकी वजह से असेट इंक्रीज हो रही है, मशीनरी आ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एग्जाम्पल से अब आई होप क्लियर हो गया होगा। और जो नॉर्मल गवर्नमेंट के रोजमर्रा के काम को करने में जो खर्चे होते हैं, जैसे कोई उसने गवर्नमेंट ने कोई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग खड़ा कर रखी है, डैम बना रहा है, या जो भी काम कर रहा है गवर्नमेंट, ठीक है, तो उसमें अगर वो किसी को सैलरी पे कर रहा है, वेजेस पे कर रहा है, कोई बिल पे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है,
वो सब खर्चे जो होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, ना इनसे कोई एसेट इंक्रीज होती है ना कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। एक बार छोटा सा और ब्रीफिंग इसका ले लो। देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो रेकरिंग बेसिस का होता है, क्योंकि रोजमर्रा के काम में जो खर्चा होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, तो रेकरिंग इन नेचर होता है पहला, ठीक है। और ये नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसके लिए किया जाता है। रोज जो गवर्नमेंट अपने काम करती है रोज डेली बेसिस पे, जो भी काम करती है उसमें खर्चे करती है, उसमें उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और एक और बात, इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? सैलरी का पेमेंट, वेजेस का पेमेंट, मैंने तुमको बोला पेंशन देती है गवर्नमेंट, रेकरिंग बेसिस पे देती है ना सारे लोगों को, इंटरेस्ट देती है कोई लोन उठाती है तो। एक्सपेंडिचर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इतनी सारी सिविल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है उसके ऊपर खर्चे करती है। डिफेंस सर्विसेज पे खर्चे करती है, हेल्थ पे खर्चे करती है, हेल्थ सर्विसेज पे, स्टेट को ग्रांट देती है। ये सब क्या है? रोज बिजनेस, मतलब रोजमर्रे की काम है इसके, नॉर्मल फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की, उसमें जो ये खर्चे कर रही है ये सारे एग्जाम्पल है उसके, उसको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यस मैम। नेक्स्ट पॉइंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हुआ? अभी मैंने तुमको बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो मैं एक्सप्लेन कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिसकी वजह से ऐसा खर्चा जिसकी वजह से असेट जनरेट हो रही है, इंक्रीज हो रही है और लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अब ये नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। और क्या होता है? इसकी वजह से कैपिटल स्टॉक इकोनॉमी का इंक्रीज होता है, मतलब मशीनरी जो भी हो गया, कैपिटल स्टॉक जो भी होता है इकोनॉमी का, वो इंक्रीज होता है। ऐसे खर्चे गवर्नमेंट करती है जिसकी वजह से कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल, फ्लाईओवर बना रही है गवर्नमेंट, मेट्रो लेकर आ रही है किसी सिटी में गवर्नमेंट, तो ये सब क्या हो गया? ये सब कैपिटल स्टॉक्स हो गए, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। कोई मशीनरी लेकर आ रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। और एक और क्या बात हो रही है? लॉन्ग पीरियड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो गए। अगर फ्लाईओवर बना रही है, मेट्रो बना रही है, तो लॉन्ग रन में तुम्हें डेवलपमेंट हो रहा है ना तुम्हारी जगह का, डेवलपमेंट प्रोग्राम से है। इन सबको क्या बोलेंगे? कि जो खर्चे इन सब पे हो रहे हैं उनको बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। अब और क्या हो सकता है? रोड बनाना, फैक्ट्रीज ओपन करना, मशीनरी खरीदना, बोरोइंग्स को रीपे करना, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। उधार ले रखी है गवर्नमेंट ने, वो चुका रही है, तो चुकाते तो पेमेंट करते हैं तो क्या हो रहा है? तुम्हारी लाइबिलिटी थी वो रिड्यूस हो रही है। पहले तुम्हारी लाइबिलिटी खड़ी हो गई थी ना, बोरोइंग्स की थी तुमने, तो तुम्हारे को लाइबिलिटी फ्यूचर में रीपे करना था, इसलिए लाइबिलिटी खड़ी हो गई। जिस दिन तुम लाइबिलिटी को पे कर रीपे मतलब लोन का रीपेमेंट कर देते हो, उस दिन तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। तो ये सब क्या है? ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रीपेमेंट कर रहे हो तो पैसा पे कर रहे हो तो एक्सपेंडिचर हो रहा है। एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का कब हो रहा है? जब लाइबिलिटी रिड्यूस हो रही है। अपन बजट पढ़ रहे हैं तो बजट में भी 3 टाइप्स ऑफ बजट्स होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स। एक तो था बैलेंस्ड बजट, एक होता सरप्लस बजट, और एक क्या होता है? डेफिसिट बजट। बैलेंस्ड बजट तो अपने आप नाम में ही समझा दे रहा है कि जितने भी गवर्नमेंट की रिसीट्स हैं वो क्या है? गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर के बराबर है, तो बैलेंस करके चल रहा है, इक्वल है, तो इसको बोलते हैं बैलेंस बजट। ऐसा बजट जहां पे गवर्नमेंट की रिसीट और गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर बराबर आ रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं बैलेंस बजट। ये एस्टिमेटेड होती है, तुमने अंदाजे से बनाया है, ऐसा बजट बनाया अंदाजे से जहां पे गवर्नमेंट की रिसीट और एक्सपेंडिचर बराबर आ रही है, उसको बैलेंस बजट बोलते हैं।
सरप्लस क्या होता है, ये भी एस्टिमेटेड और ये भी एस्टिमेटेड, सारे एस्टिमेटेड ही, ऑब्वियस सी बात है, बजट है, बजट तो एस्टिमेटेड ही होता है। अब सरप्लस कब होगा, जब गवर्नमेंट की रेवेन्यू ज्यादा होगी गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर से। और डेफिसिट कब होगा, जब खर्चे तुम्हारे बहुत ज्यादा होंगे और रेवेन्यू बेचारा कम पड़ जाएगा, तो वो होता है डेफिसिट बजट। आई होप समझ आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। अभी अपन ने डेफिसिट बजट पढ़ा था। क्या बोल रहा है, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। बजटरी डेफिसिट इज डिफाइंड एज, अपन बजटरी डेफिसिट, बजट डेफिसिट किसको बोलते हैं, बजटरी डेफिसिट, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज द excess of total expenditure over total estimated revenue। जब टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का ज्यादा होता है, किससे ज्यादा होता है, टोटल एस्टिमेटेड इनकम से। तुम्हारे खर्चे ज्यादा है, तुम्हारी इनकम कम है, रिसीट, या रिसीट एक्सपेंडिचर की बात हो रही है ना, ठीक है। उस केस में क्या होगा, या रिसीट बोलो रेवेन्यू बोल लो, टोटल एस्टिमेटेड रेवेन्यू से, रिसीट भी मत बोलो, रिसीट भी सब तरीके की होती है। जो भी तुम्हारी एस्टिमेटेड रेवेन्यू है और तुम्हारे जो खर्चे हैं रेवेन्यू से ज्यादा खर्चे हैं, उसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट, ठीक है। अब देखो तीन तरीके से होती है बजटरी डेफिसिट भी ना, 3 टाइप्स की होती है। एक होती है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होती है फिस्कल डेफिसिट, और तीसरी क्या होती है, प्राइमरी डेफिसिट। एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट तो अपने आप में एक्सप्लेन करता है कि जो सिर्फ रेवेन्यू वाली आइटम्स है उनको हमें लेने हैं। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा, रेवेन्यू खर्चे माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर रेवेन्यू रिसीट्स उसमें से मैं माइनस कर देती हूँ तो वो रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। जैसे कि सपोज करो ये मेरी इनकम रेवेन्यू रिसीट साइड है, ये मेरी रिसीट साइड है और ये मेरी एक्सपेंडिचर साइड है, और ये मैं रेवेन्यू अकाउंट मतलब रेवेन्यू नेचर वाली चीजें यहाँ रिकॉर्ड कर रही हूँ। अपन नॉर्मली क्या करते हैं, सारी रिसीट्स यहाँ लिखते हैं, सारे खर्चे यहाँ लिखते हैं, और अगर रिसीट खर्चों से ज्यादा होती है तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाता है, अपना सरप्लस आ जाता है। यहाँ तो प्रॉफिट के लिए कोई काम ही नहीं कर रहा ना गवर्नमेंट, तो अपन क्या मानते हैं कि गवर्नमेंट ना जनरल पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। तो पब्लिक वेलफेयर के लिए अगर काम करती है, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अपन ने पढ़ा था रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, वहां पे क्या पढ़ा था, जो बैलेंसिंग फिगर आता है या तो सरप्लस आता है या फिर डेफिसिट आता है। अगर हम यहाँ पे डेफिसिट की बात करें, यानी कि क्या, जो रेवेन्यू खर्चे हैं वो मेरे ज्यादा है रेवेन्यू रिसीट से, तो बैलेंसिंग फिगर मेरे पास क्या आएगा, डेफिसिट, कम रहेगा मेरे पास पैसे, क्योंकि मेरे जो कम पैसे पैसे तो 1000 रुपए थे, खर्चे मैंने कर दिए 1500 के, तो 500 रुपए मेरे पास कम पड़ रहे हैं खर्चों को मीट करने के लिए। समझ में आया इम्प्लीकेशन ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। अब देखो पहला पॉइंट कि क्या इंडिकेट कर रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट इनेबल है, गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, क्या नहीं कर पा रही, टू मीट इट्स रेगुलर एंड रिकरिंग एक्सपेंडिचर इन द प्रपोज बजट। अभी तो बजट ही बना रही है जिसमें भी गवर्नमेंट क्या नहीं कर पा रही है, अपने खर्चों को मीट ही नहीं कर पा रही है अपनी इनकम से। अभी तो सिर्फ हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, जब एक्चुअल में होगा तो पता नहीं क्या होगा। जब अभी मैं सिर्फ सोच रही हूँ, ख्याली पुलाव बना रही हूँ, बैठ के प्लानिंग कर रही हूँ, उस टाइम मेरे को पता चल रहा है कि मेरे खर्चे तो बहुत ज्यादा है, मेरी इनकम कम है। ये क्या हो गया, इसका इम्प्लीकेशन हो गया, ये इम्प्लाई कर रहा है, ये बता रहा है जो रेवेन्यू डेफिसिट क्या एक्सप्लेन कर रहा है वो अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि गवर्नमेंट तो यहाँ इनेबल है, कर ही नहीं पा रही है, अपने खर्चों को मीट ही नहीं कर पा रही, उसकी इनकम कम है, उसके खर्चे ज्यादा है। सेकेंड पॉइंट, इट इम्प्लाइज द गवर्नमेंट इज दिस सेविंग। आप देखो एक बात बताओ, मेरे खर्चे ज्यादा, मेरी इनकम कम, खर्चे ज्यादा इनकम से, अब क्या हो रहा है, मेरे पास डेफिसिट बच रहा है, मेरे पास पैसे नहीं पड़ रहे पूरे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मेरे को इन खर्चों को कहीं ना कहीं से तो पूरे करने पड़ेंगे। जो 1500 रुपए मेरे खर्चे हैं और
सिर्फ 1000 रुपए की मेरी इनकम है तो ये 500 रुपए मुझे कहीं ना कहीं से तो लाने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी सेविंग्स को बेच देगी, सेविंग्स में से पैसा निकाल लेगी। इन्वेस्टमेंट्स अगर किए हुए होंगे तो उसको बेच देगी, या फिर जो सेविंग्स कहीं पे कर रखी है उसमें से पैसा निकाल लेगी। तो सेविंग्स को कम कर देगी ना, अपने सेविंग्स में से पैसा निकालेगी तो सेविंग कम हो जाएगी, उसको बोलते हैं डिस सेविंग। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है, पहला पॉइंट, गवर्नमेंट अपने खर्चे मीट ही नहीं कर पा रही। दूसरा पॉइंट, उन खर्चों को मीट करने के लिए उसको डिस सेविंग करनी पड़ रही है। तीसरा पॉइंट बोल रहा है, इट ऑल्सो इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट हैज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स। अब देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मेरा ज्यादा है, रेवेन्यू रिसीट्स है, ये बात तो मुझे समझ आ गई। अब इन खर्चों को पूरा करने के लिए हमें या तो लोन उठाने पड़ेंगे या कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब अगर लोन उठाते हैं, इन खर्चों को मीट करने के लिए पैसा तो चाहिए ना, या तो सेविंग्स खत्म कर दूंगी या मैं लोन उठा लूंगी। इन केस मैं लोन उठाती हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे जो कैपिटल रिसीट्स मुझे करनी पड़ी, कैपिटल रिसीट्स मैंने की है, उसमें से मैंने इन खर्चों को पेमेंट किया, ठीक है। तीसरा इम्प्लीकेशन ये हुआ कि कैपिटल रिसीट्स में से मुझे पैसा निकालना पड़ रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, यूज ऑफ कैपिटल रिसीट्स फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड्स टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। हायर बोरोइंग्स इंक्रीज द फ्यूचर बर्डन इन टर्म्स ऑफ लोन अमाउंट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। इससे क्या होता है, तुम लोन उठाते जाते हो, फिर क्या होता है, फ्यूचर में अपने सर पे बर्डन आ जाता है। किस चीज का बर्डन आ जाता है, रीपेमेंट का। अब रीपेमेंट करोगे तो खाली प्रिंसिपल अमाउंट तो दोगे नहीं, तुम्हें इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, जिसका तुम पे बर्डन आ जाएगा। अभी तो तुम रेवेन्यू खर्चे ही मीट नहीं कर पा रहे, फ्यूचर में पता चलेगा तुम्हारे खर्चे तो ऐसे कैसे रहेंगे, बढ़ेंगे ही, ऊपर से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट भी चुकाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू अपनी रिसीट कम है, उसकी वजह से कैपिटल रिसीट लोन उठाना पड़ रहा है। दो बातें हो रही है, लोन उठाने, एक तो खर्चे ज्यादा है, खर्चे ज्यादा होने से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन होगा ही होगा, अपने पढ़ा था लॉन्ग रन में, ठीक है। और दूसरी बात क्या हो रही है, अभी पहले ही तुम्हारे खर्चे ज्यादा है, ऊपर से क्या तुम पर फ्यूचर में बर्डन भी आ जाएगा रीपेमेंट करने का, लोन का, लोन तो चुकाना ही पड़ेगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, रेवेन्यू डेफिसिट जितना ज्यादा इंक्रीज होगा, ये वार्निंग सिग्नल देगा गवर्नमेंट को, वार्न करता रहेगा। वार्निंग सिग्नल ही तो हो गया तुम्हारे, अपन तो बजट बना रहे हैं, बजट एक तैयारी है, प्रिपरेशन है, खाली प्रोविजन है, आगे जाके कि हमने क्या करना है, पिक्चर दिखा रही है। अब पिक्चर से हमें क्या मिल रहा है, वार्निंग सिग्नल मिल रहा है, भाई अभी समझ जाओ तुम्हारी रेवेन्यू डेफिसिट इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है। या तो तुम अपने खर्चों को कम कर दो, या फिर अपनी इनकम को बढ़ा दो, दोनों में से कुछ ना कुछ तुम्हें उपचार तो करने ही पड़ेंगे, नहीं तो तुम्हें सिग्नल तो मिल ही रहा है। अभी अभी सतर्क नहीं हुए तो फिर आगे तो और दिक्कत होने वाली है, उससे क्या हो जाएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, गवर्नमेंट को डिस सेविंग करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को ना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, कैपिटल रिसीट करनी पड़ेगी, कैपिटल रिसीट करनी पड़ेगी, फिर फ्यूचर में लोन और इंटरेस्ट चुकाने का टेंशन हो जाएगा, और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, खर्चों ज्यादा खर्चे करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, इससे इन्फ्लेशन भी हो जाएगा, इस सारी कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा, है ना। तो इससे अच्छा अभी वार्निंग सिग्नल मिल रहा है तो या तो खर्चों को कम कर दो या इनकम बढ़ा दो। ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है, इसको कंट्रोल करने के उपचार बता रही हूँ, मेजर्स, हाउ टू कंट्रोल, मेजर्स टू कंट्रोल रेवेन्यू डेफिसिट। पहला पॉइंट, रिड्यूस एक्सपेंडिचर, जो मैंने तुम्हें बोला, खर्चों को कम करो। और दूसरा उपचार क्या है, इंक्रीज रेवेन्यू, रेवेन्यू को बढ़ा दो, ये दो ही तो उपचार है, ठीक है। गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस स्टेप्स टू रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। अब मेरे को तो छांटना पीटना पड़ेगा ना भाई, मेरे ये सारे खर्चे गवर्नमेंट के, उसमें से कौन से अननेसेसरी है, अनअवॉइडेबल खर्चे हैं और अनप्रोडक्टिव खर्चे, तुमको हटाओ, उनको खत्म करो, और जो खर्चे जरूरी है वो तो करने ही पड़ेंगे, तो मेरे को छांटना पड़ेगा कि जो जरूरी नहीं है उनको हटाओ, उनको खत्म करो, बाकी खर्चे तो करने हैं तो करने ही पड़ेंगे। रेवेन्यू कैसे इंक्रीज होएगी, बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, या तो टैक्स से, टैक्स बढ़ा देती है गवर्नमेंट, टैक्स एंड नॉन टैक्स सोर्सेज होते हैं ना बहुत सारे, जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, आज अपन ने पढ़ा था। एक तो या तो उनको बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी, या फिर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स लेकर आ जाएगी गवर्नमेंट, उन प्रोजेक्ट्स के थ्रू रेवेन्यू जनरेट होएगी और गवर्नमेंट को फायदा होगा।